जैसा कि आप जानते हैं, विशेषकर आज के इस आयोजन का संबंध बजट के साथ है, जो वित्त मंत्री जी ने बुधवार को सदन में प्रस्तुत किया था। उसी को लेकर के आज दिन भर गतिविधियां रहीं, गोष्ठियां हुई। विश्वविद्यालय में भी कुछ विचार विमर्श का कार्यक्रम रहा, बुद्धिजीवियों के साथ, अध्यापकों के साथ, छात्रों के साथ। कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत हुआ, मैं तो इस तरह से कहूंगा कि पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने एक सुदृढ़ नींव, बुनियाद इस देश के लिए रखी थी और जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था स्थापित की थी, उसने ये प्रमाणित कर दिया कि वो स्टेबल भी है, सस्टेनेबल भी है, रेसिलिएंट भी है और हर प्रकार की चुनौती का सामना करने की क्षमता भी रखती है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब बिना किसी चेतावनी के विश्व को सामना करना पड़ा कोविड जैसी आपदा का, और सारा का सारा विश्व भारत की ओर शंका के साथ देखने लगा कि 130-140 करोड़ जनसंख्या का देश ना मालूम ये संभाल पाए कि ना संभाल पाए और इसका खमियाजा सारे संसार को भुगतना पड़े। लेकिन हमने देखा आपदा के बाद, जब छोटे छोटे देश अपने आप को विकसित कहते थे, 50-50 लाख की जनसंख्या थी, वो तिलमिला गए, तो भारत को दुनिया ने न केवल उसको माना बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विदेशी मापदंड हैं उन्होंने भी उसको स्वीकार किया, उसको स्वीकृति दी। उदाहरण के तौर पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हुआ करता है, जिसमें हम 40 स्थान ऊपर आ गए, 81 से 40 तक। स्टार्टअप इंडेक्स में, इकोसिस्टम में हम तीसरे दर्जे पर आए। और जब बाकी अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा रही थी तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति भी, रैंकिंग भी ऊपर आई, 5वें नंबर पर हम आ गए और हम इंग्लिस्तान से आगे बढ़ गए। संतोष और गर्व की बात यह कि जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, कोविड के बाद हमारी अर्थव्यवस्था उससे ऊपर आती है। ये प्रमाण है किस प्रकार मोदी जी ने एक दूरंदेशी के साथ इस देश को अर्थव्यवस्था दी थी, विच कुड स्टैंड ऑल क्राइसिस, ऑल अपहीवल्स। और विश्व भर के देश भारत को कहने लगे ब्राइट स्पॉट। IMF ने यह संज्ञा दी, वर्ल्ड सीज अ ब्राइट स्पॉट इन इंडिया, कि जब हर जगह अर्थव्यवस्था को लेकर के थोड़ी थोड़ी धूमल शंकाएं हैं, वहां अगर एक रोशनी है, एक ब्राइटनेस, एक आशावाद की किरण है तो भारतवर्ष में। और उसी बजट को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में जहां एक और समाज के हर वर्ग की चिंता की गई है, महिलाएं हैं, छात्र हैं, किसान हैं, स्टार्टअप हैं, मध्यम वर्ग जिसको बहुत अधिक प्राथमिकता शायद कहा जाता था कि पहले नहीं मिलती, हमेशा शिकायत रहती, वहां से लेकर के बड़े बड़े उद्योग, इंडस्ट्री तक। और साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक मापदंड, अगले 25 वर्ष, तभी इसको कहा गया अमृतकाल, कि आने वाले 25 वर्ष में भारत जिस शिखर पटल पर खड़ा होगा उसके लिए क्या भौगोलिक मापदंड होंगे, ग्लोबल बेंचमार्क होंगे, उसका संकेत आपको मिलता है जब इस बजट में उल्लेख आता है ग्रीन ग्रोथ का, क्लीन एनर्जी का। यानी ग्लोबल मापदंडों में भी हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आपने इस बजट के प्रमुख बिंदु तो देखे ही हैं, मैं उसमें बहुत अधिक जाना नहीं चाहूंगा। इसमें अगर आपको इसको लेकर के कुछ एक प्रश्न करने हो तो अलग बात है। कुल मिलाकर के इस बजट में भारतवर्ष की पर कैपिटा इनकम दूसरे दर्जे पर आ गई। और अगर आप पिछले गत वर्ष की देखें, जब हम कहते हैं कि इंक्लूसिव बजट है, तो इस इंक्लूसिव बजट की नींव मोदी जी ने गत 5-6 वर्षों में पहले ही रख दी थी। लगभग 11 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय निर्माणित हुए, लगभग 10 करोड़ के लगभग गैस सिलेंडर वितरित किए गए, 2 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन गए। और साथ ही साथ जो शायद अक्सर उल्लेख में नहीं आती बात, वो ये कि इस प्रकार का जो वितरण है उसके माध्यम से मोदी जी ने इस देश में एक नई प्रकार की राजनीतिक संस्कृति, एक नई प्रकार की कार्य संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जब गैस के सिलेंडर बांटने थे तो प्रशासन ने सूचियां बनाई कि किस परिवार को आवश्यकता थी,
ये नहीं पूछा कि घर किसका है, मजहब क्या है, जात क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, ठाकुर है, ब्राह्मण है। और ये भी नहीं पूछा आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था कि नहीं दिया था। ये भी नहीं कहा कि अगली बार जरूर दीजिएगा, क्योंकि मोदी जी ने रीचिंग आउट टू लास्ट माइल, जो हमारे सप्तऋषि 7 प्राथमिकताएं उसमें लिखा है बजट में, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, सैचुरेशन पॉइंट्स पूरे करने, हर वर्ग की एस्पिरेशन आकांक्षा को पूरा उतरना, और फिर जिसको हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी बिना किसी भेदभाव के, और बाकी सब जनता के विवेक पर छोड़ देना। और इसी को लेकर के जहां पर कई एक नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, खासतौर से अनुसूचित जनजातियों को लेकर के, ट्राइबल्स को लेकर के 38,000 से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति होगी एकलव्य विद्यालयों में, जिसका लाभार्थी झारखंड का राज्य भी रहेगा। यहां पर भी जो योजना है लगभग 750 कुल मिलाकर के इस प्रकार के विद्यालय होंगे, जिसमें 300 के लगभग फंक्शनल हो गए, उसमें से 7-8 अभी तक पहले से ही हो चुके हैं। इसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो ज्यादातर ट्राइबल्स में भी जो ज्यादा कमजोरी की स्थिति में है, उनकी जब आइडेंटिफिकेशन की गई है तो उसमें भी लगभग 750 के संख्या है, जिसमें से 75 झारखंड के साथ संबंध रखते हैं, और लगभग 15,000 करोड़ रुपया उनके लिए जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, मकान, पानी, शिक्षा की, उसके लिए निर्धारित किया गया है। स्टार्टअप्स को लेकर के जो एक मोहलत दी जाती थी कि 1 साल के टैक्स फ्री रहेगा, उसको 1 साल बुनियाद बढ़ा दी गई है, और वो अपना जो चेंज ओवर कर सकते हैं उसको भी अब वो 7 वर्ष से उसकी अवधि 10 वर्ष कर दी गई। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस का मुझे उल्लेख नहीं करना, ये बातें अक्सर आ चुकी है, समाचार पत्रों ने बड़ी बढ़ चढ़ कर शौक से लिखा है कि रिबेट के अब हमारी 5 लाख से 7 लाख हो गई और एग्जेम्पशन की लिमिट भी बढ़ गई। वो आपकी सुर्खियों में पहले से ही आ चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो पिछली सरकारों में 2 डिजिट में होता था, अब घट गया, और वित्त मंत्री का कहना है कि 2025 तक 4.5 तक पहुंच जाएगा। नए कई आयाम जो आने वाले समय में भारत को चरम सीमा पर पहुंचाएंगे, शिखर पर पहुंचाएंगे, जैसे मैंने कहा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 केंद्र देश में स्थापित किए जाए। उसी प्रकार मिष्ठी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन, ये भी एक नया इनिशिएटिव है। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेजेस, इसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया, इसी प्रकार जॉइंट रिसर्च वेंचर्स। कभी सोचा नहीं था कि मेडिकल रिसर्च में इंडस्ट्री को जोड़ करके, प्राइवेट पार्टिसिपेंट को जोड़ करके, प्राइवेट पीपीपी मॉडल जो हम बिजनेस में कहते हैं, उसको शोध में मिलाया जाएगा। इस प्रकार से अनेकों इसमें आयाम है, आप सबने पढ़े होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा 2 वाक्यों में कि एक ऐसा बजट जो एक तरफ तो समाज के हर वर्ग की आकांक्षा को समझता है, ये समझता है कि भारत एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है और एस्पिरेशन का स्तर बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि मोबाइल की चिप जो बाहर से आती थी, अब उसका निर्यात किया जा रहा है, और यही कारण है कि टेलीविजन के टैक्स हर बार ये कह करके बढ़ाया जाता है कि शायद ये लग्जरी आइटम्स है पिछले, लेकिन अब हमने समझा कि मोबाइल इस प्रकार के यंत्र हमारे जीवनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए उनको मुक्त करके हर व्यक्ति को उपलब्ध हो, उस प्रकार का एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और दूसरी ओर ये समझते हुए कि अमृतकाल में अगले 25 वर्ष में भारत एक ऐसी स्थिति में होगा कि बाकी के देशों की अगुवाई करेगा, और इसलिए हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना होगा, ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरा उतरना होगा। यही सोच करके ग्रीन ग्रोथ की बात, क्लीन एनर्जी की बात, लिथियम की बैटरियों की दर कम करना ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सके, क्लीन एनर्जी चल सके। मुझे लगता है एक बड़ा ही समावेशी बजट, जो एक तरफ अपने पारंपरिक तरीके से भारत के बहुमुखी समाज, हिट्रोजिनस सोसाइटी की चिंता करता है, जहां कहीं ट्राइब्स हैं, कहीं नॉन ट्राइब्स हैं, कहीं स्टार्टअप्स हैं, कहीं इंडस्ट्री है, कहीं एग्रीकल्चर है, और दूसरी ओर वो भविष्य में किस प्रकार भारत दूसरे देशों के मुकाबले में आकर के प्रथम श्रेणी में खड़ा हो, उसकी चिंता करता है। एग्री टेक स्टार्टअप जिसकी बात पहले किसी बजट में नहीं हुई, इस बजट में आ रही है, क्योंकि हमारा बहुत कृषि प्रधान देश है, उसको किस तरह से आधुनिक तौर तरीकों के साथ जोड़ करके रोजगार का एक नया आयाम
पैदा किया जा सके। धन्यवाद। ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, ये अमृत काल का बजट है, धीरे धीरे देखिए ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। कुछ एक धारणाएं कुछ एक लोगों ने पैदा करने का प्रयास किया जो भी निराधार साबित हुई हैं। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता जिसमें आप संकेत कर रहे हैं, लेकिन अगर आज आप पढ़ेंगे तो स्टेट बैंक की ओर से जो वक्तव्य आया है उसको देख करके सब स्पष्ट हो जाएगा कि वो एक गलत धारणा बनाई गई है जो बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हिडेनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने बोला है कि हम रिलायंस और एसबीआई के हर ब्लॉक में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, अडानी को और जेपीसी की मांग करें। आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो विपक्षी दल का तो अधिकार है और काम भी है धरना प्रदर्शन करना, लेकिन आज देश की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि सच और झूठ में फर्क समझती है, मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्स और रियल फैक्ट्स में भी फर्क समझती है। आप ही मित्रों से सीखा हमने रियल न्यूज फेक न्यूज क्या होती है। वही मैंने अभी भाई साहब के जो सांकेतिक प्रश्न था उसके उत्तर में कहा कि अब जब स्पष्टीकरण आ गया है इन संस्थाओं से, स्टेट बैंक से भी स्पष्टीकरण आया है, LIC से भी आया है, तो मुझे लगता है कि देश की जनता इतनी जागरूक है कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती है। और आने वाले समय में जिस भावना के साथ और जिस निष्ठा और मेहनत के साथ मोदी जी ने एक नींव रखी है भविष्य के भारत की, उसमें हम योगदान अपनी पूरी क्षमता से कर पाएंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप जम्मू से हैं और बार बार ये आती है कि जो कश्मीर के जो शरणार्थी हैं अब तक उनकी पुनर्वापसी नहीं हुई, कब तक हो पाएगी? ऐसा है, 8 साल आपके भी हो गए। देखिए राहुल गांधी ने भी इस पे कहा है कि जोखिम में डाला जा रहा है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसने समाज के हर वर्ग की, और जिस वर्ग की आप उल्लेख कर रहे हैं कश्मीरी पंडित समाज की, चिंता उस समय भी की जब हमारी सरकारें नहीं थी, 1990 के दशक में जब ये प्लान हुआ। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा विश्व में प्लान, द बिगेस्ट एवर एक्सोडस, अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके इन्हें रातों रात भागना पड़ा, तो उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, केंद्र में भी प्रदेश में भी। ये नहीं रोक पाए, रोकने का प्रयास भी नहीं किया और बाद में भी कोई चिंता नहीं की। हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था उस समय भी, हमारे पास बहुत ज्यादा सरकारें नहीं थी, लेकिन जहां जहां भी चिंता हो सकती थी इनके बच्चों के लिए शिक्षा संस्थानों में सीटों का प्रयास करना, इनके रीसेटलमेंट का। और आज भी जिस ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र में सरकार प्रयास कर रही है और साथ ही साथ उसमें सहयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार का हो रहा है, उस प्रकार की स्पष्ट ईमानदारी के साथ कभी प्रयास नहीं किया गया। और इसका जो भी समाधान होगा निश्चय ही इसी नेतृत्व में, इसी निजाम में होगा। और धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं वहां पर सुरक्षा स्थिति में अंतर आया। आपने खुद ही देखा होगा, पहले आपके अखबारों में हर रोज पत्थरबाजी की खबर आती थी, अब अखबार में भूल गए लोग, पढ़ने वाले भी, कि कभी पत्थरबाजी हुआ करती थी। पहले जो भी कोई नया आतंकी आता है जिसका नाम 4 दिन के बाद न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो बहुत तेज गति से वहां परिस्थितियां भी बदल रही हैं और धीरे धीरे इनका पुनर्वास भी होगा। और इनकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर यदि उतरने की किसी की क्षमता है, नियत है, ईमानदारी है, और मात्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में